Hey guys, welcome back to Core City. Today we'll be learning about the federal system. इंडिया में यूनिटरी प्लस फेडरल का मिक्सचर है. कौन कौन सी कंट्रीज़ में फेडरल सिस्टम फॉलो होता है और कौन कौन सी कंट्रीज़ में यूनिटरी सिस्टम फॉलो होता है और क्या क्या फीचर्स हमने कहाँ से लिए हैं वो इस सारे चैप्टर में कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा था एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये देखा था. इसमें हम फेडरल और यूनिटरी का कंपैरिजन करेंगे. ठीक है, और सारा क्रिटिकल एवेल्यूएशन भी करेंगे कि हाउ इट इज़ सूटेबल फॉर इंडिया. बिफोर वी स्टार्ट विद द लेक्चर आई वॉन्ट टू से कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो. देयर आई एम कवरिंग इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल एज जोग्राफी, पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं फेसबुक पे कवर करती हूँ. ठीक है, उसके लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, यू कैन चेक. तो बेसिकली गवर्नमेंट टू टाइप्स की हो सकती है, यूनिटरी एंड फेडरल. यूनिटरी का मतलब ये है कि सारी पावर्स जो है वो सेंटर में हो, मतलब नेशनल जो गवर्नमेंट है वहाँ पे सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड रहती है. ठीक है, फेडरल में क्या होता है, पावर डिवाइडेड होती है बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर. ठीक है, कुछ पावर्स स्टेट के पास रहेंगी जुरिस्डिक्शन के रिलेटेड, उनकी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकती है. ठीक है, यूनिटरी में क्या होता है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल लॉज हैं, वो सारी स्टेट में पूरी नेशन में वही लगेंगे. ठीक है, तो यूनिटरी गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे है, ब्रिटेन में है, फ्रांस, जापान, इटली, बेल्जियम. फेडरल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे है, यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड रशिया. ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे दैट हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम यूएस एंड हाउ वी आर सिमिलर टू कनाडा. और ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम पिकअप किया, उसके बाद फेडरल सिस्टम के जो फीचर्स है वो हमने काफ़ी हद तक कनाडा प्लस यूएस से लिए. ठीक है, तो फेडरेशन जो है वो यूएस इज़ द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट फेडरेशन इन द वर्ल्ड. ठीक है, और हमने पढ़ा था कि यूएस इज़ द फर्स्ट नेशन जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल को इंक्लूड किया गया था. कुछ फर्स्ट है जो यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है, फेडरेशन के लिए है, वो याद रखना है. फेडरेशन जो है वो बाय इंटीग्रेशन बाय डिसइंटीग्रेशन दोनों वे से बन सकती है. ठीक है, बाय इंटीग्रेशन जैसे यूएस में कैसे इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी, पहले 13 स्टेट टुगेदर आके यूएस बनाया, नाउ देयर आर 50 स्टेट्स. बट डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये है कि बिग यूनिटरी स्टेट जो है वो कन्वर्ट की जाती है फेडरेशन में. कैसे कि प्रोविंशियल लेवल पे कुछ पावर्स उनको देके उनको साथ में लेके आया जाता है, जैसे कनाडा में. इसी फॉर्म को हमने इंडिया में कैरी आउट किया है. ठीक है, स्टेट्स को कुछ पावर्स दी है बट सेंटर में हमने मैक्सिमम पावर्स रखी हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, बट इसमें फेडरेशन वर्ड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं यूज़ नहीं हुआ, तो वर्ड जो उसके इंस्टेड हमने यूज़ किया है दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स. यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये होता है कि सारी स्टेट्स को यूनाइट करके इनडिस्ट्रक्टिबल वे में. ऐसा नहीं है कि कल को कोई स्टेट बाहर निकल जाएगी अपने आप से. यूएस में कैसे है कि डिस्ट्रक्टिबल है, स्टेट्स जब भी चाहे वो यूएस से अलग होके अपनी डिफरेंट नेशन बना सकते हैं. फाइन, तो यहाँ पे क्या है, इंडियन फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स जैसे अमेरिकन फेडरेशन में है. ठीक है, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है कि जब तक ये चीज़ें फॉलो कर रहे हो, कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हो, कुछ नॉर्म्स जो कंट्री के हैं वो फॉलो कर रहे हो, तब तक आप इसका पार्ट रह सकते हो, अदरवाइज बाहर निकल सकते हो. ऐसा नहीं है, इट्स इनडिस्ट्रक्टिबल इन इंडिया. ठीक है, स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन. इंडियन फेडरेशन जो है वो कैनेडियन फेडरेशन के साथ काफ़ी सिमिलर है. कैसे, इन इट्स फॉर्मेशन. ठीक है, इन इट्स प्रेफरेंस टू द टर्म यूनियन. कनाडा में भी यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज़ किया जाता है जैसे इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, इन इट्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी. कैसे सेंटर पे ज़्यादा पावर्स कैसे हैं, जैसे हमारी यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है. ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में हमने मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं सो दैट सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी बनी रहे. सेकंड चीज़ ये है कि इमरजेंसी के टाइम पे हम कोई अमेंडमेंट नहीं करते बट फिर भी प्रेसिडेंट के पास सारी पावर आ जाती है. ठीक है, थर्ड ये है कि कोई भी बिल पास करना है स्टेट में, अगर गवर्नर ने प्रेसिडेंट की राय लेनी है उस पर, तो वो प्रेसिडेंट को पास कर देता है वो बिल. ठीक है, उसके लिए होल्ड करके रखता है, तो प्रेसिडेंट के साथ पास सारी पावर आ जाती है कि वो स्टेट के लिए क्या करना चाहता है. तो इस वजह से इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, तो स्टेट्स की जो सेंट्रलाइजिंग पावर है वो सेंटर में है.
ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कंपेयरिंग द फीचर ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट्स। तो यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब सिंगल गवर्नमेंट, जो नेशनल लेवल पे एक गवर्नमेंट होगी, ठीक है, रीजनल लेवल पे गवर्नमेंट्स नहीं होंगी। अगर रीजनल लेवल पे कुछ बना रहे हैं, सपोज पंचायत, म्यूनसिपल, तो वो पावर्स भी सेंटर ही देगा उसको अगर कुछ पावर देना होगा, बट एट द एंड नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होगी दैट इज द सिंगल गवर्नमेंट, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी रहती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी रहती है। तो नेशनल गवर्नमेंट प्लस रीजनल गवर्नमेंट, तो रीजनल गवर्नमेंट के डिफरेंट नेम्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो सकता है, ठीक है, रिपब्लिक्स हो सकते हैं, स्टेट्स को रिपब्लिक्स बोलते हैं, तो रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स भी हो सकती हैं। फाइन। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन में बी रिटन, जैसे फ्रांस में है बट यूनिटरी गवर्नमेंट है, अनरिटन जैसे ब्रिटेन में है बट यूनिटरी गवर्नमेंट है। बट फेडरल गवर्नमेंट के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे इंडिया में फेडरेशन फॉलो हो रहा है, यूएस की फेडरेशन गवर्नमेंट है, ठीक है। नो डिवीजन ऑफ पावर्स, ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन नेशनल गवर्नमेंट। यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर होती है, कुछ स्टेट के पास पावर्स होती है, कुछ सेंटर के पास। कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम, ये हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाए, उसके बेसिस पे ही सारा रूलिंग किया जाए, जैसे जापान में होता है। बट कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं भी हो सकता, जैसे ब्रिटेन में अनरिटन है तो वहाँ पे किंग रूल चलता है। फाइन। उसके बाद है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो होती है वो फेडरल गवर्नमेंट में होती है, बिकॉज एक सरकार चलानी होती है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसकी एक रिटन बुक होती है, वहाँ से ही सारे फॉलो अप होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजिड, जैसे फ्रांस में है, फ्लेक्सिबल जैसे ब्रिटेन में है, बट फेडरल गवर्नमेंट को चलाने के लिए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ही होती है। जुडिशरी में भी इंडिपेंडेंट और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, जैसे हमारे इंडिया में कैसे है कि हमने काफ़ी हद तक जुडिशरी को अलग रखा है, बट एट द सेम टाइम जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव ये सारे मिलके भी काम करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे इसकी इंडिपेंडेंस चाहिए, जैसे कि जजेस को सारी सैलरीज जो है वो हमारी कंसोलिडेटेड फंड से चली जाती है, ठीक है, उनका टेन्योर फिक्स किया जाता है, उनको बोला जाता है कि आफ्टर दिस गवर्नमेंट जॉब उनका ओथ रहता है कि उसके बाद वो जॉब नहीं कर सकते, सो दैट उनका इम्पार्शियल बिहेवियर है ड्यूरिंग देयर टर्म। फाइन। उसके बाद है लेजिस्लेचर में भी बाइकैमरल, बाइकैमरल जैसे ब्रिटेन में है, यूनिकैमरल जैसे चाइना में है, ठीक है। बाइकैमरलिज्म मतलब क्या होता है कि दो हाउसेस होना, जैसे अपर हाउस, लोअर हाउस, ठीक है। और यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में हमारे पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर रहता ही है, सो दैट बिल्स जो है वो लॉफुली पास हो सके, डिक्टेटरशिप ना रहे, ठीक है। बट स्टिल देयर शुड बी अ ब्रेन ऑफ मल्टीपल पीपल जो रन कर रहे हैं, तो उसके लिए बाइकैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो किया जाता है, अपर हाउस, लोअर हाउस। जैसे यूएस में कैसे होता है कांग्रेस, सेनेट, और हमारे इंडिया में कैसे होता है लोकसभा एंड राज्यसभा। फाइन। उसके बाद है फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के 7 फेडरल फीचर्स क्या क्या है? फर्स्ट थिंग डुअल पॉलिटी है, कैसे हमारी यूनियन गवर्नमेंट जो है वो सेंटर पे है, वो कुछ कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे हल करती है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन, ये सारे। स्टेट के पास कौन कौन से मैटर्स आते हैं लोकल इंपॉर्टेंस के, पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके बाद है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहीं ना कहीं सुप्रीम मान के उसके अकॉर्डिंग ही सारे लॉज बनते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली अ रिटन डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो द लेंथीएस्ट, ठीक है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट है, टू अवॉइड, उसमें कैसे हर चीज़ इतनी डिटेल में दी गई है कि किस किस सर्कमस्टांसेस में कैसे कैसे चीज़ें की जा सकती हैं, टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डिसएग्रीमेंट्स, उसको इतना डिटेल डॉक्यूमेंट बनाया गया है। बाइकैमरलिज्म मतलब राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो राज्यसभा जो है उसके मेंबर्स कैसे चूज होते हैं कि स्टेट की जितनी पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे उसको मेंबर्स एलोकेट किए जाते हैं, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन जो है उनको रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा, बट लोकसभा के लोग जो है वो हम चूज करते हैं, कैसे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं डेमोक्रेसी के वे से, उनको इलेक्ट करके हम चूज करते हैं, ठीक है। लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल, ठीक है। बट यूएसए में बाइकैमरलिज्म कैसे फॉलो होता है, जैसे 50 स्टेट्स हैं तो 100 मेंबर्स होंगे राज्यसभा में, ठीक है। बट यहाँ पे इंडिया में कैसे है, कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉपुलेशन, जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ज़्यादा होंगे।
फाइन। उसके बाद है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल ऑर्गन्स है, ठीक है। जुडिशियल ऑर्गन्स में हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आ गई, ठीक है। लेजिस्लेटिव में हमारी पार्लियामेंट आ गई, एग्जीक्यूटिव में हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ये आ गए। एट द बोथ लेवल्स, ठीक है, किस में, जुरिस्डिक्शन में ही वो काम करते हैं, जैसे अंडर द लॉ ही वो काम करते हैं। अनलॉफुल ऐसे एक्ट, डिक्टेटरशिप एक्ट जो है, डिक्टेटरशिप एक्ट्स वो नहीं ला सकते, ठीक है। जो भी लॉफुल चीज़ें हैं लोगों के लिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको ही फॉलो किया जाता है। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मैंने ऑलरेडी बताया कि जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंट है। जैसे हमारे जजेस को एक्स्ट्रा पर्क्स दिए जाते हैं, टेन्योर दिया जाता है, फिक्स टेन्योर, सो दैट वो बायस्ड ना रहे, ठीक है, डिपेंडेंट ना रहे। उसको जो है सैलरी फिक्स दी जाती है, हायर अमाउंट में दी जाती है, सो दैट उसको बाहर से कोई भी रिसोर्सेज नहीं लेने पड़े। फाइन। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, टू पर्पसेस, वन, प्रोटेक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से फॉलो किया जा सके, फॉर जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जो भी लॉज पार्लियामेंट बना रही है तो वो लॉफुली कितने करेक्ट है वो चेक होते हैं जुडिशियल रिव्यू के अंदर। सेकेंड चीज़ ये है टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। कभी कभी ऐसे होते हैं कि कुछ इश्यूज सेंटर आता है कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो, बट स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग वो चीज़ रिक्वायर्ड होती है। या कभी कभी कोई वाटर क्राइसिस इश्यूज ऐसे आ जाते हैं बिटवीन द स्टेट्स, तो वो सारी चीज़ों को जो है वो जुडिशरी लेवल पे हैंडल किया जाता है। उसके बाद है डिवीजन ऑफ पावर्स। जैसे 7th शेड्यूल में हमारे पास 3 लिस्ट है, 1 इज यूनियन लिस्ट, 2nd इज स्टेट लिस्ट, 3rd इज कॉन्करेंट, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में कितने कितने सब्जेक्ट्स हैं वो सारे मेंशन किए हैं। यूनियन और स्टेट लिस्ट ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसके बीच में जो सब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, यूनियन लेवल पे हमने नेशनल लेवल पे जो चीज़ें इनैक्ट करनी है, हमने एक्शन लेना है, वो सारी हमारी यूनियन लिस्ट में कवर किए गए हैं। स्टेट लेवल पे लोकल गवर्नमेंट पे ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। लोकल लेवल पे जैसे एग्रीकल्चर हो सकता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में हमारे पास व्हीट, राइस की हमारे पास ज़्यादा एग्रीकल्चर के कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिसीज चाहिए, ठीक है। बट कॉरस्पॉन्डिंगली ये भी हो सकता है कि एट द सेम टाइम डेल्टा रीजन में हमारे पास एलुवियल सॉइल में डिफरेंट चीज़ें एग्रीकल्चर की जा सकती है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रूल्स चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट है, ओरिजिनली 66 थे, धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं कॉन्करेंट और यूनियन लिस्ट में डाले गए। उसके बाद है हमारे पास जो ये स्टेट लिस्ट है, उसके ऊपर भी कभी कभी सेंटर एक्शन ले सकता है अंडर सम सर्कमस्टांशियल थिंग्स, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इमरजेंसी हो, बट कुछ चीज़ों पे एक्शन ले सकता है। यूनियन के पास इतनी पावर रहती है इवन ऑन द स्टेट लिस्ट, ठीक है। कॉन्करेंट में दोनों काम कर सकते हैं, स्टेट भी और यूनियन भी, बट इन केस दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन जो है वो प्रिवेल करती है। फाइन। यूनियन मतलब सेंटर गवर्नमेंट। उसके बाद रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कैसे है, कोई भी चीज़ हमने चेंज करनी है जो हमारी नेशनल लेवल पे चेंज की जाती है, तो उसमें कैसे है, एक तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी, प्लस हमें हाफ ऑफ द स्टेट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें चाहिए होंगी फॉर द स्टेट रिलेशन, या फिर कोई ऐसी चीज़ें फेडरल स्ट्रक्चर पे चेंज करनी है। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एज नेशनल अथॉरिटी पे कोई चेंजेस नहीं ला रही है, तो इन दैट केस हम ऑर्डिनरी बिल से पास कर देते हैं या सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देते हैं, दैट्स ऑल। तो फेडरल फीचर्स के बाद है हमारे पास यूनिटरी फीचर्स। एक तो स्ट्रॉन्ग सेंटर है, कैसे यूनियन लिस्ट जो है उसमें मोर सब्जेक्ट्स हैं देन स्टेट लिस्ट, हमने अभी पढ़ा। और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं नेशनल लेवल पे, वो सारे यूनियन लिस्ट में कवर किए गए हैं रेदर देन स्टेट लिस्ट। थर्ड चीज़ ये है कि सेंटर के पास ओवरराइडिंग पावर्स है, अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी एक्ट करना है स्टेट के ऊपर, वो ओवरराइड कर सकती है। फोर्थ चीज़ हमारे पास है जो रेजिडरी पावर्स हैं वो सेंटर को दिए गए हैं, ठीक है। जो तीनों लिस्ट में कवर नहीं होती वो सारी पावर्स हमारी सेंटर के पास चली जाती हैं, बट यूएस में ऐसा नहीं है। जो रेजिडरी पावर्स हैं वो स्टेट के पास दिए गए हैं, ठीक है, वेस्टेड इन स्टेट्स नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल। इसका मतलब क्या है, स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल बाय पार्लियामेंट। ऐसा नहीं है कि उनको अलग निकाल दिया, दैट इज पार्लियामेंट कैन बाय यूनिलेटरल एक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको स्टेट से पूछना पड़ेगा या स्पेशल मेजॉरिटीज पास करना पड़ेगा। तो कोई भी एरिया
विद इन द कंट्री जो स्टेट का एरिया है उसको चेंज किया जा सकता है, बाउंड्रीज को चेंज किया जा सकता है, नेम ऑफ एनी स्टेट चेंज किया जा सकता है, ठीक है, ये सारी सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। उसके बाद है इंडियन फेडरेशन जो है दैट इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, ठीक है, पूरा उसका मैप तो सेम रहेगा इंडिया का, बट उसके बिटवीन जो बाउंड्रीज बनी हुई हैं स्टेट्स की, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, उड़ीसा है, ठीक है, वो सारी चेंज हो सकती हैं, जैसे छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, उत्तराखंड बना, टाइम टू टाइम जो भी चीज़ें चेंज करने लगी वो चेंज की गई। उसके बाद है हमारे पास अमेरिकन फेडरेशन जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। इसमें कैसे है कि वो सारी अपने हिसाब से इकट्ठी आई हैं, तो अभी उनको इंडिस्ट्रक्टिबल बना दिया गया है, ठीक है, ना तो नेशनल लेवल पे उनको अलग किया जा सकता है, ना ही स्टेट लेवल पे, ठीक है, दे आर टुगेदर एंड दे विल बी टुगेदर। उसके बाद है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंटर और स्टेट का अलग अलग नहीं है, ठीक है, खुद का एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। जम्मू एंड कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता था, बट नाउ आर्टिकल 370 हैज़ बीन अबॉलिश, तो उससे क्या हुआ है कि यूटी बना दिया है लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, ठीक है, तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट करती है। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी से ही चेंज हो जाती हैं, ठीक है, हाफ ऑफ द स्टेट से जो अप्रूवल लेनी होती है वो कुछ नेशनल लेवल के चीज़ों पे लेनी होती है, अदरवाइज कैसे सिंपल मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी से चेंज किया जा सकता है। उसके बाद है नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या है, स्टेट्स आर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। ऐसा नहीं है कि स्टेट को कॉरस्पॉन्डिंगली कोई रिप्रेजेंटेशन मिली है, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन मिलती है, ठीक है। यूएस में कैसे होता है, 100 मेंबर्स है, कैसे 2 पर स्टेट, ठीक है, तो कितनी भी स्टेट छोटी हो बड़ी हो डजेंट मैटर, पॉपुलेशन कितनी कम है कितनी ज़्यादा है नहीं मैटर करता, उसमें 2 मेंबर्स होंगे। उसके बाद है इमरजेंसी प्रोविजंस। 3 स्टेट्स ऑफ इमरजेंसी लगती हैं, 1 इज़ नेशनल, 2nd इज स्टेट, 3rd इज़ फाइनेंशियल। तो इस टाइम पे कैसे होता है, कोई अमेंडमेंट नहीं होती, जब इमरजेंसी रूल लगता है तो हमारी जो सारी पावर्स हैं वो सेंटर के पास कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं। प्रेसिडेंट जो है वो रूल करता है ओवर द कंट्री, इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद है हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप। देर इज़ ओनली इंडियन सिटीजनशिप। ऐसा नहीं है कि स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई सिटीजनशिप मिलती है, वी गेट वन पासपोर्ट, ठीक है, वो स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होता, इंडिया के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, तो वी आर द नेशनल्स ऑफ इंडिया, यही रहता है। उसके बाद जो यूएस है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप रहती है। उसके बाद है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड कैसे है, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सारा एक हायरार्की फॉलोअप होता है, ठीक है, उसमें सेंट्रल लॉज कॉन्स्टिट्यूशन को ही सुप्रीम मान के सारे लॉज इन्फोर्स होते हैं, ठीक है। इन यूएस ऐसा नहीं है, एक सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन है, बट whereby the federal laws are enforced by federal judiciary, state laws enforced by state judiciary, ठीक है, स्टेट लेवल पे जो लॉज हैं वो स्टेट्स में लगते हैं, सेंट्रल लेवल के जो लॉ है वो सेंटर पे लगते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज कैसे है, इन यूएस फेडरल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर सेपरेट पब्लिक सर्विसेज। इंडिया में भी ऐसा है, पीएससीज होते हैं हर स्टेट के, ठीक है, बट एक सेंट्रल लेवल सर्विसेज भी है जिसका एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी। उसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सारे ऑफिसर्स के लिए एक सेंटर एग्जामिनेशन होता है, जिसकी पोस्टिंग ट्रेनिंग जो है वो सेंटर करता है, बट उसके बाद वो सर्व एक स्टेट को करते हैं। उसके बाद है इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। कैग एक ऑडिट मशीनरी होती है, ठीक है, कंप्यूटरोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, वो ऑडिट करता है क्या, अकाउंट्स, किस चीज़ के, सेंटर के और स्टेट के, दोनों के। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सेंटर के करता है, यूएस में कैसे है कि वो सिर्फ सेंटर के करेगा, ठीक है, स्टेट लेवल पे वो ऑडिट नहीं कर सकता। तो इंडिया में कैसे है, वो सेंटर और स्टेट सबके करता है। एंड कॉरस्पॉन्डिंगली कैसे है कि जो कैग की अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट करता है, तो बेसिकली वो सेंट्रलाइज्ड लेवल पे ही पर्सन रहता है। उसके बाद है हमारे पास पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया कि पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड कि वो स्टेट लिस्ट के ओवर भी काम कर सकती है अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि इस एक्ट पे स्टेट लिस्ट पे काम करेगी पार्लियामेंट, ठीक है, तो सेंटर के पास अथॉरिटी चली जाती है। उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ
गवर्नर। तो गवर्नर कौन होता है? सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच स्टेट। मल्टीपल स्टेट का एक गवर्नर भी हो सकता है। अ गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, ये कैनेडियन सिस्टम से लिया है हमने। ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट उसको जब चाहे हटा सकता है, लगा सकता है। इसकी पावर किसके पास है? सेंटर के पास है, ठीक है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इलेक्टेड हेड देता है स्टेट्स को, ठीक है, वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नर्स होते हैं, इंडिया में नहीं होते, ठीक है। इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर जो है गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। इलेक्शन कमीशन है जो सेंटर और स्टेट सारे लेवल पे इलेक्शंस करवाता है, ठीक है, एक्सेप्ट द लोकल लेवल, ये पंचायत वगैरह। इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स द इलेक्शन नॉट ओनली द सेंट्रल लेजिस्लेचर बट ऑल्सो द स्टेट लेजिस्लेचर। ये जो बॉडी है उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन constituted by the president and the state have no say in this matter, ठीक है, स्टेट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इसमें। यूएस में कैसे है? सेपरेट मशीनरीज है, किस लेवल पे? सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, टू कंडक्ट द इलेक्शंस। वीटो ओवर द स्टेट बिल्स कैसे रहती है कि गवर्नर ने कोई भी बिल विद होल्ड कर लिया कि उसके ऊपर प्रेसिडेंट की राय लेनी है, तो प्रेसिडेंट के पास ये वीटो रहेगा कि उसको वो पास करना चाहता है, नहीं पास करना चाहता, इवन फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड इंस्टांस बोथ, ठीक है। यूएस और ऑस्ट्रेलिया में कैसे है कि दे आर ऑटोनोमस फील्ड्स, मतलब उसमें जो बिल्स रहते हैं स्टेट्स के अलग रहते हैं, सेंटर के अलग रहते हैं। हम अभी वैल्यूएशन करेंगे किसकी? बोमाई केस में कैसे 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, और फेडरल सिस्टम की इवैल्यूएशन करेंगे कि कैसे वो इंडिया के लिए सूटेबल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो फेडरल है स्ट्रक्चर में, हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला है, ठीक है, यूनियन को सेंट्रलाइज करके एक स्पेशल पावर्स दी है। और बोमाई केस में बोला गया कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो हमारा बेसिक फीचर है। जैसे केशवानंदा भारती केस में 1973 में हमने पढ़ा कि जो बेसिक फीचर बन जाता है उसको हम अमेंडमेंट से चेंज नहीं कर सकते, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में रहना ही पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज दैट इज फाउंडिंग फादर ने उसको बेसिक फीचर कंसीडर किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल स्ट्रक्चर को बेसिक फीचर बना दिया, फाइन। तो फेडरल स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या फिगर्स आती हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं? फर्स्ट थिंग, नॉर्मल डिवीजन ऑफ पावर्स टू द स्टेट्स। स्टेट्स को इतनी पावर दी है कि वो अपनी टेरिटरी के अंडर इनफ काम कर सकती है, ठीक है, अपने स्फीयर के अंडर उनको काफ़ी सारी इंजॉयबल पावर्स मिलती हैं। बट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी या कुछ स्पेशल केसेस में कैसे है कि इंटीग्रिटी भी बनी रहती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग यूनियन गवर्नमेंट बन जाती है। तो एट दैट टाइम कैसे है कि सेंटर ही सारी चीज़ों को एप्लीकेबल करता है। नीड फॉर नेशनल इंटीग्रिटी एंड अ स्ट्रॉन्ग यूनियन गवर्नमेंट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। वो एक्सेप्शनल क्या हो सकते हैं? दैट इज़ एमरजेंसी हो सकती है। सेकेंड थिंग, अगर स्टेट लिस्ट पे काम करना है तो राज्यसभा अगर बिल पास कर देती है, ठीक है, नोशन पास कर देती है, तो इस केस में नेशनल इंटीग्रिटी को फॉलो अप किया जा सकता है। उसके बाद है द फॉलोइंग ट्रेंड्स इन वर्किंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जो फेडरल स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट होते हैं स्टेट्स के बीच में, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में हो रहे हैं ओवर द बेलगांव। सेकेंड थिंग, डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स ओवर शेयरिंग द रिवर वाटर, जैसे कर्नाटका तमिलनाडु में कावेरी वाटर के शेयरिंग पे हो रहे हैं। उसके बाद है इमर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टीज एंड दे आर कमिंग टू द पावर। कहाँ पे? जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में वो रीजनल पार्टीज हैं, नेशनल पार्टीज वहाँ पे नहीं आ रही हैं। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स टू फुलफिल द रीजनल एस्पिरेशंस, जैसे मिजोरम, झारखंड, ठीक है, उनकी रीजनल लेवल पे उनको कुछ कुछ चीज़ें चाहिए थी, इस वजह से डिफरेंट स्टेट बना दिया गया उनको। उसके बाद है डिमांड ऑफ स्टेट्स फॉर मोर फाइनेंशियल ग्रांट्स, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट ज़्यादा हो सके, जैसे तेलंगाना बना अभी आंध्र प्रदेश से अलग होके। असर्शन ऑफ ऑटोनॉमी बाय स्टेट्स, रेजिस्टेंस टू इंटरफेरेंस फ्रॉम सेंटर, कैसे है कि स्टेट्स कैसे है कि वो अपने लेवल पे काम करती हैं विद इन द स्टेट, ठीक है, तो और सेंटर को बोलती है कि उनके काम में इंटरफेयर नहीं करे। इसीलिए जो स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर रहती है ओवर द यूटी, क्योंकि यूटी को कौन हैंडल करता है? सेंटर हैंडल करता है। सुप्रीम कोर्ट्स इम्पोजिशन ऑफ सेवरल
प्रोसीजर लिमिटेशंस ऑन द यूज ऑफ आर्टिकल 356। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट रूल फ्रीक्वेंटली लगता रहे, ठीक है, अर्लियर टाइम में लगता था, बट अभी ये रूल बन गया है कि प्रेसिडेंट रूल लिमिटेड टाइम पे लगेगा अगर कुछ कुछ सर्कमस्टांशियल लेवल्स ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट भी जुडिशियल रिव्यू करेगा अगर प्रेसिडेंशियल रूल लॉफुल है या नहीं है। केसी वीर ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्वासी फेडरल, ठीक है, सम लेवल पे वो फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करती है, सम लेवल पे यूनिटरी, ठीक है। तो इसमें क्या है, यूनियन इज यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल फीचर्स। के संतानम ने भी बोला कि दो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्रीजिंग द यूनिटरी बायस इन आर सिस्टम, ठीक है, रेदर देन बीइंग फेडरल। द डोमिनेंस ऑफ सेंटर की डोमिनेंस रहती है इन फाइनेंशियल स्फीयर। सेकेंड थिंग, इमर्जेंस ऑफ पावरफुल अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो था अभी नीति आयोग बन गया है, ठीक है, वो जो आया उसकी वजह से सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हो गई है। आइवर जेनिंग्स ने भी बोला है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली फेडरल विद यूनिक सेफगार्ड जो नेशनल यूनिटी इंटीग्रिटी को बनाए रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब to the Core City and also follow me on Facebook and Instagram. Okay, bye.